पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति असद गए हैं मास्को में पुतिन से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद पुतिन ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उस बयान के बारे में बात करूंगा। अमेरिका फिर से एक बार कोशिश कर रहा है जंगबंदी की, लेकिन हमास ने अपनी पुरानी शर्त फिर से दोहराई है कि नई जंगबंदी की बात नहीं होगी, जो पुरानी चल रही थी वही मानना है तो मानो। और इस बीच जंग तेज हुई है। हमास के 2 मिसाइल गिरे हैं इजराइल के अंदर और इजराइल के हॉस्पिटल कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा सैनिकों का वो इलाज कर चुके हैं। मामला बहुत साफ है कि इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। ये और बाकी डिटेल्स लेकर हाजिर हूं, डिटेल में बात करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। और हां, अगर आप चाहते हैं कि लगातार इस तरह से बात की जा सके, अगर आप चाहते हैं कि फलस्तीनियों के हक में लगातार मैं बोल सकूं, तो बहुत जरूरी है कि आप मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करना है वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है। 3 रुपए रोज से कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। जहां भी रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की करेंसी में सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और सीधे अगर पेमेंट करना चाहें तो हमने अपने बैंक की डिटेल्स भी दी हुई हैं, यूपीआई डिटेल्स दी हुई हैं। जरूरी यह है कि आप हमारे साथ खड़े हों ताकि हम दुनिया भर के इस तरह के मुद्दों पर लगातार सच बोल सकें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से फलस्तीन, इजराइल और उसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और उसके जो यूरोपियन लघुए भगुए, मैं कहूँगा ये शब्द मैं उपयोग करूँगा, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो। जर्मनी तो एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा शायद इतिहास के गलत किनारे पर ही खड़ा रहता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो यहूदियों का सत्यानाश कर रहा था, यहूदियों की हत्याएं कर रहा था, होलोकास्ट कर रहा था। और जब फलस्तीन में बम गिराकर 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है तो अकेला देश है दुनिया का जर्मनी जो कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इजराइल को अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। खैर, मैं ये बता रहा था कि इन सारे मुल्कों ने मिलकर एक चिट्ठी शाया की थी, एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है, जंग नहीं होनी चाहिए, जंगबंदी, सीज फायर, इन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए और ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग तब कहां थे जब फलस्तीन के लोगों को लगातार मारा जा रहा था? ये सारे लोग तब कहां थे जब ईरान की राजधानी तेहरान में, जब वहां के नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होना था, तो उनके गेस्ट हानिया जो हमास के चीफ हैं, जो जंगबंदी की बातचीत चल रही थी, सीज फायर की बातचीत चल रही थी, उसको लीड कर रहे थे अपनी तरफ से, उनको निशाना लगा के जब इजराइल ने मार दिया, तब ये लोग कहां थे? तब इन लोगों ने इजराइल पर सवाल क्यों नहीं उठाया? तब सवाल क्यों नहीं उठाया जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर का प्रस्ताव पास किया और 1 घंटे के लिए भी उस प्रस्ताव को नहीं माना इजराइल ने। आज जब इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो ये सारे के सारे लोग जो हैं एक स्वर में बोलने लगे हैं, ये सीज फायर नहीं चाहते हैं, ये किसी भी तरीके से इजराइल को बचाना चाहते हैं। और अब तो ऐसे सबूत बिल्कुल सामने आए हैं कि इजराइल ने ही बार बार ये काम किया कि सीज फायर नहीं होने दिया। कल एक लंबा ट्वीट आया था नेतन्याहू का जिसमें वो सफाई दे रहा था कि सीज फायर को रोकने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि यह सिद्ध हो चुका है कि सीज फायर का मामला बिल्कुल फाइनल हो चुका था। लेकिन आखिरी टाइम पर नेतन्याहू ने अड़ंगा लगा दिया। ऐसे आदमी को सजा देने के बजाय अमेरिका कर क्या रहा है? एक तरफ तो सीज फायर की बात कर रहा है, ईरान को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ एटॉमिक हथियारों से लैस अपने जो जहाज हैं वो मिडिल ईस्ट में लगा रहा है, और तीसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले उसने पैसे दिए थे, आज कल फिर उसने 10 मिलियन से ज्यादा पैसे दिए हैं इजराइल को हथियार खरीदने के लिए। तो आप इजराइल को हथियार खरीदने के लिए पैसा दो, इजराइल के डिफेंस में अपनी जहाजें लगा दो और फिर कहो कि हम सीज फायर चाहते हैं। ऐसा दोगलापन शायद दुनिया में पहले न कभी देखा गया है, न आगे कभी देखा जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बाकी मुल्क हो, वो डरे हुए हैं कि ईरान का इस बार का जो हमला होगा वो आसान नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला ब्लिंकन साहब का। ब्लिंकन को आप जानते हो, बार बार वो मिडिल ईस्ट में गया है, बार बार कभी सीज फायर की बात करता है, कभी कोई बात करता है, लेकिन सब जानते हैं कि असल में वो इजराइल की मदद करने जाता है।
ब्लिंकिन जाने वाला था फिर से इजराइल, तेल अवीव जाने वाला था जो इजराइल की राजधानी है, लेकिन जिस तरह का माहौल है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये बता चुका है कि कभी भी ईरान का हमला हो सकता है, उसमें डर के मारे उसने अपनी यात्रा टाल दी है। एक्जियास ने इसको रिपोर्ट किया, गार्जियन ने छापा, वाशिंगटन पोस्ट ने छापा, सारे इंपॉर्टेंट अखबारों ने यह खबर छापी है कि ब्लिंकिन ने अपनी यात्रा इसलिए टाल दी है कि उसे वहां जो अनिश्चितता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात से डर लगता है, अपनी जान की इतनी चिंता है। और 100 से ज्यादा लोग फज्र की नमाज के समय मार दिए जाते हैं बम गिराकर, और आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आप शांति की बात क्या करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ हथियारों के सौदागर हो। आप फलस्तीनी जानों को, फलस्तीनी मासूम लोगों को लगातार मरते हुए देखकर भी खामोश रहे हो। खामोश क्या रहे हो? दरअसल उनको मारने में अपनी भूमिका आपने निभाई है। तो अब अगर जो बाइडेन कहता है कि ईरान मान सकता है, ईरान हमला ना करने को तैयार हो सकता है अगर जंगबंदी हो जाए, तो ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं, ये बातें सिर्फ इजराइल को बचाने का एक तरीका लगती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नए जो चीफ हैं, सिनवार साहब जो नए चीफ हैं, याह्या सिनवार, हमास के, उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि ये रोज रोज बातचीत की नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं है। सारी शर्तें जो पहले तय हो चुकी थी, उन्हीं शर्तों को लागू करके आप अगर सीज फायर करना चाहते हैं तो करिए। और हमारी शर्त यह है कि सीज फायर की बातचीत भी हम तभी शुरू करेंगे जब आप फलस्तीन के ऊपर बम गिराना बंद कर देंगे। बहुत सीधा मामला है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो, अगर आप वाकई चाहते हैं कि सीज फायर हो, तो आपको रोज रोज ये बम गिराकर मासूम लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए। मैं बताऊं कि अभी कल 21 लोगों को बम गिराकर मार दिया गया है, जिसका बदला लेने के लिए हमास ने भी मिसाइल छोड़े। 2 मिसाइल इजराइल में गिरे हैं। यही कहा जा रहा है हर बार की तरह कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक खबर छपी है इजराइल के अपने अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में। वो खबर बताती है कि वहां का मेडिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब से जंग शुरू हुई है 10,000 से ज्यादा सैनिकों का इलाज किया जा चुका है या किया जा रहा है। अब अगर हर बार जब मिसाइल गिरती है, चाहे हिजबुल्लाह मिसाइल गिराए, चाहे मिसाइल हमास फेंके, और हर बार मिसाइल बेकार होती है, कोई मरता ही नहीं है, तो ये 10,000 लोग घायल कैसे हो गए? अगर किसी को कोई चोट पहुंचती ही नहीं है तो ये 10,000 लोग अस्पताल कैसे पहुंच गए? इस सवाल का जवाब जब आप सोचेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इजराइल झूठ बोलने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अपने सैनिकों को का मारा जाना वो कभी नहीं बताता है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं 1942-43 का, जब स्टालिनग्राद पे कब्जा करने गया था हिटलर और वहां पर उसकी सेना रशियन सेना के ट्रैप में फंस गई और 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, तो उसने अपने देश को यह बताया कि एक भी सैनिक हमारा गिरफ्तार नहीं हुआ है, सारे सैनिक शहीद हो गए हैं, जबकि उसके 90,000 लोग रशिया के कैद में थे। ये झूठ उसने इसलिए बोला कि वो स्वीकार नहीं करना चाहता था कि हमारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, रशिया के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। तानाशाह जो होते हैं कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करते, वरना हकीकत तो यही है कि इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद न तो हमास को खत्म कर पाए हैं, ना ही एक भी अगवा किए बंदे को छुड़ा पाए हैं। अब तो कंडीशन ये है कि उनके ही वित्त मंत्री स्मोट्रिच कह चुके हैं कि हमें अगवा किए हुए लोगों की कोई फिक्र नहीं है। उन्हीं के एक और मंत्री हैं बेन ग्वेर ने किया क्या कि जो अल अक्सा मस्जिद है उसमें गए प्रेयर पढ़ने के लिए, अपनी जो ज्यूइश प्रेयर होती है वो प्रेयर पढ़ने के लिए गए, अपने साथ के लोगों को लेके गए। अल अक्सा मस्जिद आप जानते हैं एक ऐतिहासिक इमारत है, इस्लाम से बड़ा गहरा जुड़ा हुआ उसका नाता है। इस्लामिक ट्रेडिशन में तीसरी शायद सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद मानी जाती है वो, और वो जेरूसलम में पड़ती है। उसमें मुस्लिम मुफ्ती हैं, सारा कुछ है, लेकिन उस पर कब्जा करने की नीयत बड़ी पुरानी है और बेन गुरियन वही दिखाने के लिए गए थे। अब अमेरिका और तमाम मुल्कों ने उसकी लानत मलामत की है कि बेन गुवेर को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप सर पे चढ़ाते रहेंगे, दूसरी तरफ लानत मलामत करेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। यही वजह है कि बेन गुवेर जो है वो कह रहा है कि मैंने जो किया वो मेरी आइडियोलॉजी है, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। इसकी लानत मलामत
अरब कंट्रीज ने भी की है, लेकिन मैं अरब कंट्रीज की इस लानत मलामत को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जब जंग के हालात हैं तो किसी को नहीं पता कि अरब कंट्रीज किसका साथ देंगी। जॉर्डन के बारे में मैंने बताया कि पहले उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल आएगी हमारे एयर स्पेस में तो हम उसको मार गिराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम इस जंग से बाहर रहेंगे। अब शायद यह समझौता हो गया है कि इजराइल उनका एयर स्पेस यूज कर सकता है। तो जो इस तरह की दोहरी बातचीत करने वाली अरब कंट्रीज हैं, उनके इन लानत मलामत को मैं कोई खास महत्व नहीं देता हूं। बड़ी खबर यह है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मिलने मॉस्को में गए हुए थे। जो वेस्ट बैंक में जिसका शासन है पीए का, उसके राष्ट्रपति जो हैं असद गए हुए थे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति असद गए हुए थे। पहले भी आप जानते हैं कि हमास और बाकी सारे ग्रुप्स पहले रशिया जा चुके हैं, फिर चाइना जा चुके हैं। रशिया और चाइना लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद पुतिन ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कही है, जो रशिया के अखबारों में भी छपी है और मिडिल ईस्ट के अखबारों में भी छपी है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह के अखबारों में उसको कोई खास जगह नहीं मिली है। वो बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं फुल फ्लेज फलस्तीनियन स्टेट के समर्थन में हूं, यानी फिलिस्तीन की पूरी आजादी के लिए खुला समर्थन पुतिन ने दिया है। और पुतिन के बारे में एक बार और आपको बता दूं कि अब जाकर अमेरिका के अखबारों ने यह मानना शुरू किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें पुतिन लगभग जीत चुके हैं। अब इन दोनों चीजों को आप जोड़ लीजिए। एक तरफ पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के खिलाफ वो जंग जीत चुके हैं जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका और उसके साथ के लगभग सारे मुल्क खड़े हैं। यानी बहुत सीधी सी बात यह है कि अमेरिका और उसके सारे मुल्क जो उसके साथ के मुल्क हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो और ऐसे ढेर सारे मुल्क, ये सब मिलकर हथियार और पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं। उसके बावजूद अब अमेरिकन अखबारों को ही यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि पुतिन ये जंग जीत रहे हैं, तो वो कितने मजबूत हो चुके हैं ये आप समझ सकते हैं। और पुतिन फलस्तीन को खुला समर्थन दे रहे हैं, साफ साफ फलस्तीनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। और यह भी बता दूं कि रशिया और चाइना दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। इसीलिए लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो घटनाएं घट रही हैं इजराइल में, उसको लेकर इजराइल की लानत मलामत भी हो रही है। जिस तरह अमेरिका के पास वीटो है, वैसे ही चाइना और रशिया के पास भी वीटो है। तो कम से कम 2 वीटो वाली कंट्रीज ऐसी हैं जो फलस्तीन के साथ खुलकर खड़ी हैं और इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट की बात कर रही हैं। इन सब के बीच एक और मजेदार घटना हुई है। आप जानते हैं फिच, जो दुनिया भर के मुल्कों की जो ग्रेडिंग है इकोनॉमी के हिसाब से, उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से ग्रेडिंग करता है, उसने इजराइल की ग्रेडिंग काफी गिरा दी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इजराइल की अपनी अर्थव्यवस्था भी तबाह हो रही है। हालांकि नेतन्याहू ने इसको कोई खास महत्व नहीं दिया है, लेकिन वहां के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो वार इकॉनमी है, जंग के चलते जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं वो बेहद खराब हैं और इस जंग के बाद इजराइल को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालात कैसे हैं ये समझना हो तो बस 2 लाइन से समझ लीजिए कि फ्रांस जो सबसे बड़े समर्थकों में रहा इजराइल का लंबे समय तक, उसने अपनी एयरलाइंस फिलहाल बंद की हुई है। तेल अवीव और मिडिल ईस्ट के दूसरी जगहों पर उसकी एयरलाइंस जो है वो नहीं जा रही है। वो मान के चल रहा है कि बड़ा खतरा सामने है। और जर्मनी जो सबसे ज्यादा कूद के समर्थन कर रहा है इजराइल का, उसके भी जो अपने एयरलाइंस हैं वो भी मिडिल ईस्ट और तेल अवीव में नहीं जा रहे हैं। उधर ब्लिंकन का मैंने आपको बताया कि उनको तेल अवीव आना था, लेकिन वहां जो खतरे हैं उन खतरों के चलते अपनी यात्रा उन्होंने टाल दी है। यानी आप समझ सकते हैं कि ईरान के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरानी नेता बयान तो दे ही रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि वो कुछ घंटों में हो सकता है। अब वो कुछ घंटों में होगा, कुछ दिनों में होगा, ये देखने वाली बात होगी। होगा नहीं होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक फ्लैश पॉइंट पर पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, जहां ईरान के हमले की आशंका ने न केवल इजराइल को बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को तंग किया हुआ है। और अब इजराइल के भीतर के भी बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। इजराइल के एक टीचर थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हम फलस्तीन के साथ क्या क्या कर रहे हैं। फलस्तीनियों को इंसान समझने की बात कही थी, जिसके चलते उनको जेल में डाल दिया गया था। उनके स्कूल के अंदर बच्चों ने उनके साथ बदतमीजी की थी।
उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो हकीकत बता रहे हैं कि किस तरह इजराइल ने फलस्तीन को लगातार लगातार सताया है। एक तस्वीर मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें ये बच्चा जिसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, और ये आज की तस्वीर नहीं है, ये 1956 की तस्वीर है, 1956 की तस्वीर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से ये सारा कुछ हो रहा है। और जो इजराइल के समझने जानने वाले लोग हैं, बहुतों की तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जिनकी हिम्मत होती है अब खुल के बोल रहे हैं। एक हिस्टोरियन है ओमेर बार्तो। ओमेर बार्तो जो है वो हिस्टोरियन है और आईडीएफ के मेंबर रह चुके हैं, यानी इजराइल की सेना के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने एक लंबा बयान दिया और उस लंबे बयान में, लंबे इंटरव्यू में, आप अगर इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताया कि अभी जो कुछ चल रहा है इजराइल में, इजराइल ये कह ही नहीं सकता है कि वो वार क्राइम नहीं कर रहा है। वो बहुत सीधे सीधे वार क्राइम है। उसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि फलस्तीनी लोगों को अपने टैंक पर बांध कर ले चलना, उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करना, ये सब ऐसी हरकतें हैं जो आधुनिक दुनिया में स्वीकार्य नहीं हैं, जो पूरी तरह से युद्ध अपराध हैं। तो जो चीज इजराइल के अपने ईमानदार लोगों को दिख रही है, वो अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को और इंग्लैंड को दिखाई नहीं दे रही है, वहां के अखबारों को दिखाई नहीं दे रही है। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि वहां वार क्राइम हो रहा है। आईसीजे कह चुका है कि वार क्राइम हो रहा है, आईसीसी वारंट जारी करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने अपनी आंख पे पट्टी बांधी हुई। और अमेरिका क्या, ईमानदारी की बात यह है कि जो अमेरिका के आगे पीछे घूमने वाले अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांधी हुई है इस बात से कि वहां लगातार वार क्राइम हो रहा है। और इस समय न केवल सारी दुनिया को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि इजराइल का जबरदस्त बायकाट होना चाहिए। जब रशिया का बायकाट हो रहा है, जब तमाम ऐसे मुल्कों का बायकाट हुआ जिन्होंने जंग शुरू की या फिर जिनके बारे में कहा गया कि वार क्राइम किया, अपार्थाइड के चलते दक्षिण अफ्रीका का इतना लंबा आप जानते हैं बहिष्कार हुआ, तो जहां यह हालत है कि वेस्ट बैंक के अंदर घुसकर वहां दुकान जो थी, जो मुसलमानों की दुकान है, जो फलस्तीनियों की दुकान है, उनमें तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां यह कंडीशन है कि ऐसी सड़कें हैं जिन पर फलस्तीनी चल नहीं सकते, जहां यह कंडीशन है कि फलस्तीनियों को अपना बनाया हुआ मकान, अपने खून पसीने से बनाया हुआ मकान अपने आप गिराना पड़ता है, जहां यह कंडीशन है कि नमाज करते लोगों के ऊपर बम गिरा दिया जाता है, वहां यही नियम लागू करते हुए इजराइल का बहिष्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यह बात दुनिया का हर हक पसंद आदमी, हर इंसाफ पसंद आदमी, हर अमन पसंद आदमी पूछ रहा है। ये जो फजर की नमाज के समय बम गिराया गया था, इसको लेके कल लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में काफी ज्यादा विरोध हुआ है। कई अलग अलग जगहों पर जुलूस निकले हैं, सभाएं हुई हैं, धरने हुए हैं और लोगों ने इसकी जबरदस्त मुखालफत की है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी इस मुखालफत की खबरें, विरोध प्रदर्शनों की खबरें सामने आई हैं। लेकिन बात वही है कि अमेरिका जैसे मुल्कों की आंख पर पैसों की जाने कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। वैसे अमेरिकी राजनीति में किस तरह से काम करता है इजराइल, इसको समझना हो तो एक एग्जाम्पल समझना चाहिए। बिल क्लिंटन का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। बिल क्लिंटन के साथ मोनिका लेविंस्की वाला किस्सा हुआ था, वो भी आप जानते हैं। कहा यह जाता है कि मोनिका लेविंस्की जो थी वो मोसाद के लिए काम करती थी। उन्होंने ल्योर किया बिल क्लिंटन को, ये वीडियोस बनवाए और उसके बाद इजराइल लगातार उनसे कह रहा था कि एक अपराधी को छोड़ने के लिए कि अगर इस अपराधी को आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम आपकी ये तस्वीरें पब्लिक कर देंगे। बिल क्लिंटन नहीं माने तो वो तस्वीरें पब्लिक की गई। बिल क्लिंटन से वैसे भी नाराजगी थी उनकी, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे थे वहां पर समझौता कराने की, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में समझौता हो जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन लग जाए। लेकिन इसकी वजह से, इन सारी वजहों से उनकी तस्वीरें वायरल की गई, उनका लगभग कैरियर खत्म किया गया। और अब हालत यह है कि उनकी जो पत्नी है हिलेरी क्लिंटन, वो इजराइल का खुला समर्थन करते हुए नजर आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स में दखल रखता है। अब हालत यह है कि स्वीडन का मैं आपको एक किस्सा बताऊं। स्वीडन ने एक नियम यह बनाया कि सभी धार्मिक स्कूलों को बंद कर देंगे। मेरे जैसा आदमी इस बात से बिल्कुल समर्थन रखता है कि किसी भी तरह का धार्मिक स्कूल किसी
किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। सामान्य पढ़ाई होनी चाहिए। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि धर्म की शिक्षा घर में होनी चाहिए, स्कूल में नहीं होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस बात से राजी हूं कि धार्मिक स्कूल बंद कर दें। लेकिन जब उस नियम को आप कायदे से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है यहूदी स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इजराइल से किस लेवल का डर है आप सोच के देखिए, जैसे यहूदी कोई धर्म ही नहीं है। आप बाकी धर्मों के स्कूल बंद करा देंगे, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा हैं, क्रिश्चियनिटी के स्कूल बंद करा देंगे, इस्लाम के स्कूल बंद करा देंगे। हिंदू तो बहुत है नहीं स्वीडन में, अगर हैं भी तो वो कोई हिंदी स्कूल भी वहां पे मुझे नहीं समझ में आता है, हो सकता है हो। चलिए आप हिंदू स्कूल भी बंद करा देंगे, लेकिन जो ज्यूइश स्कूल हैं उनको आप बंद नहीं कराएंगे। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम में किस तरह का असर है इजराइल का। और शायद यही वजह है कि इतने सारे अपराधों के बावजूद इजराइल एकदम उन्हीं अपराधों को जारी रखे हुए है, जरा सा भी शर्मिंदा नहीं है। लेकिन इस बार ईरान में हमला करके उससे गलती हुई है और समझ में आ रहा है तब जब रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का एक कॉम्बिनेशन उसको दिखाई दे रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि अगर इस बार जंग होती है तो इतनी आसान नहीं होगी। जिसका सीधा सबूत यह है कि ब्लिंकन जैसा नेता, जो अमेरिका का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर है, वो भी तेल अवीव आने से डर रहा है कि पता नहीं कल को क्या हो जाए। अब ये जंग होगी नहीं होगी, जंगबंदी पर इजराइल मान जाएगा, अमेरिका जंगबंदी कराने में कामयाब होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ जैसे जैसे होगा, जब जब होगा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।